नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक कहानी लेकर। दुनिया में हर आदमी, ठीक ठाक सा आदमी, कोई भी आदमी पैसा चाहता है, यानी कि अच्छे से जीना चाहता है। मेहनत से, लगन से वो पैसा कमा भी लेता है, लेकिन नहीं मिलता तो केवल नाम, क्योंकि नाम यूं ही नहीं मिल जाता। नाम के लिए आपको उस मेहनत के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। आप में एक चीज कही जाती है, वो फैक्टर सबके पास नहीं होता, और नाम यूं ही मिल भी नहीं जाता। आज मैं दो लोगों की कहानी सुना रहा हूं, छोटी छोटी सी कहानियां हैं, और वो भारत की, हमारे देश की अजीम शख्सियतें हैं। उनके नाम के बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, डंका बजता है दोनों का। तो आज इन्हीं दोनों की कहानी सुना रहा हूँ, और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है एक ही मिर्ज़ा एक ही टाटा। और इसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि आखिर में कहानियाँ सुना किन पे रहा हूँ। आज की कहानियाँ हैं मिर्ज़ा गालिब साहब और रतन टाटा पर। और ये कहानियाँ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते दोनों का जन्मदिन आने वाला है। 27 तारीख को, यानी 27 दिसंबर को मिर्ज़ा साहब का जन्मदिन है। मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे, और 28 दिसंबर को रतन टाटा का जन्मदिन है। तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ था नहीं कि मैं अपनी कहानी में दोनों को शुमार करूं, दोनों को शामिल कर लूं। तो आज इन्हीं की कहानी लेकर चलता हूं। पहले बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब साहब की। और गालिब की बात चली है और गुलजार साहब की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्हीं की लाइनें शुरुआत करता हूं। बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह, चंद दरवाजों पे लटके बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, और एक बकरी के मम्याने की आवाज, और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटले की बड़ी बीजा से अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागू शुरू होती है। एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है। असदुल्ला खां गालिब के घर का पता मिलता है। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब सीरियल आया था, गुलजार साहब ने बनाया था, उसी में ही एक इब्तिदा थी, और ये वही इब्तिदा है। उन्होंने कही है लाजवाब अंदाज में। मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ, लेकिन जहन में वही बाकी है, वही रहा है। मैंने कहा एक बार ये भी सुना दिया जाए। गालिब का इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो गालिब साहब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। 13 साल की उम्र में उनका निकाह हो गया था। उनके दादा उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे। गालिब को उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, और उर्दू और फ़ारसी में उन्होंने शेर व शायरी और अपने तमाम सारी चीज़ें लिखी हैं। बेहद ज़बरदस्त किस्म के आदमी थे। सही नाम उनका है मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, लेकिन मिर्ज़ा गालिब उनका पेन नेम है, यानी आप तखल्लुस कह सकते हैं। और गालिब उन्होंने लिखा मिर्ज़ा गालिब, नॉट गालिब, गालिब। बोलते समय थोड़ा सा जोर दीजिएगा। तो इस तरह से गालिब साहब का आगाज़ होता है। गालिब दिल्ली आ जाते हैं। एक अमीर परिवार में उनकी शादी होती है। 13 साल की उम्र में लड़की का नाम था उमराव से शादी हुई उनकी। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल रही उनके। पैसा होके भी नहीं रहा, फाका कशी के दौर रहे, और 7 बच्चे हुए उनके, लेकिन 7 में से एक भी जिंदा नहीं रहा। गालिब थे।
और गालिब जिस दौर में है उस समय बहुत ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी उथल पुथल है। ब्रिटिश इंडिया में फैल रहे हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर रही हैं। मुग़ल सल्तनत अपने अंतिम दौर में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी और जड़ें जमा ली हैं। इस तरह से एक उथल पुथल का दौर भी हिंदुस्तान में है। तो ये सब भी गालिब के शेरो शायरी में, गालिब के लेखन में मिलता है। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। अमूमन जो बड़ा आदमी होता है, बहुत टैलेंटेड आदमी होता है, वो अल्हड़ होता है। सबसे बड़ी चीज़ उसकी अल्हड़ाई होती है। वो किसी के जामे में नहीं रहता, उसके अपने नियम कायदे होते हैं। गालिब भी ऐसे ही थे। पैसा था भी और पैसा नहीं भी था। फक्कड़ी में गुजरी। शराब के बहुत शौकीन थे और इस कदर शौकीन थे कि फिर समझौता नहीं किया उन्होंने शराब में। शराब रहेगी तो आला दर्जे की, महंगी, और उसके लिए वो कहीं भी जाने को तैयार थे। मतलब किसी ने बता दिया कि भैया 50 किलोमीटर पे गजब शराब मिलती है गालिब साहब। गालिब साहब ने आओ देखा ना ताओ, गाड़ी उठाई सीधे उस स्थान पे, उस जगह पे जहाँ वो शराब मिलती है। और ऐसा उन्होंने कई बार किया। उनके शौक का कोई पारावार नहीं था। एक बात और है कि एक बार गालिब साहब नमाज पढ़ने गए तो तब भी बात शराब की ही थी, और तो शराब लेने गए थे लेकिन शराब मिली नहीं। मैंने कहा चलो नमाज ही पढ़ लें, नमाज का वक्त हो गया था। तो तभी उनका कोई खादिम आया और उसने उन्हें शराब की बोतल दिखाई जाते जाते। मतलब वो जाते जाते भी क्या, यूं ही पहुंच भी गए थे और उसने कि आ गई है, सामान आ गया अपने पास। तो गालिब उठे और बिना नमाज पढ़े ही जाने लगे। तो किसी ने कहा भी अरे मियाँ अभी तो नमाज अदा हुई ही नहीं और आप जाने भी लगे। तो गालिब साहब ने बिल्कुल साफ गोई से किया, जिसके लिए दुआ मांगने आया था वो तो मिल ही गई, तो अब दुआ मांगने से क्या। अब शौक होते हैं, शौक के लिए पैसा भी चाहिए होता है। पैसा चाहिए होता है तो पैसा कहीं से आना भी चाहिए। अब आमद बहुत ही नहीं, ठीक है टैलेंटेड होना अलग बात है, लेकिन पैसा, अब पैसा नहीं है तो कर्ज लेने लगे। एक समय उनके पास 40,000 का कर्ज हो गया था। 40,000 सन 1800 कुछ में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। चुकाना था नहीं तो कर्ज के लिए उनको, ना चुका पाने के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। अब गालिब साहब हैं तो लतों के महारथी हैं। शराब की तो थी ही, जुए की भी लत हो गई थी, जुआ भी खेलते थे। मतलब ये सब मैं बताकर ये नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको कि गालिब कितने ख़राब थे। गालिब की ज़िंदगी का एक पक्ष ये भी है। और यदि आप ये सुन रहे हैं तो मैं बात किन के बारे में कर रहा हूँ, मिर्ज़ा गालिब के बारे में, उनकी राइटिंग्स के बारे में, जिन पर आऊँगा भी। शौक़ हो सकता है आपके बहुत ख़राब हो, लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि उनका आकलन शौक़ों से किया जाए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। जुआ भी खेलने लगे। बादशाह से भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उस समय बादशाह हो गए थे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र साहब। तो जुए की लत के कारण भी एक बार 6 बार जेल में चले गए, 6 महीने के लिए। मैं भी चाहता हूँ लेकिन कि भैया 6 महीने की जेल तो होगी। बादशाह इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत आ गई थी, उनका आधिपत्य ज़्यादा आ गया था। उनके नियम कायदे हो गए थे कि नहीं यार, जिसने गड़बड़ की है जेल तो जाना पड़ेगा उसको। लेकिन गालिब साहब ने यहाँ भी हार नहीं मानी और गालिब साहब 3 महीने में ही तिकड़म भिड़ाकर बाहर आ जाते हैं। गजब लिखा, जिंदगी फाका कशी में गुजरी, लेकिन राइटिंग कम नहीं हुई। उन्होंने अपनी लेखनी से लोहा जरूर मनवाया। 17 फरवरी 1869, 1869, वही साल जिस साल गांधी पैदा होते हैं, महात्मा गांधी पैदा होते हैं। उस दिन एक उर्दू अखबार में खबर छपती है कि मिर्ज़ा गालिब नहीं रहे। लेकिन इस खबर को छपे हुए भी बहुत देर हो गई थी, क्योंकि गालिब 15 फरवरी 1869 को ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ नाम ही काफ़ी है।
वो गालिब जिसने ये लिखा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वो गालिब जिसने ये लिखा, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है यहाँ तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन तगाफुल यानी कोई शिकायत नहीं करोगे, कोई शिकवा नहीं करोगे। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। ये है गालिब। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और वहीं गालिब कहते हैं, वो जिसके जुमले भी मारे जाते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाए रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और सबसे ज़बरदस्त हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और इसके बाद वो जो लाइन कहते हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये है गालिब, ये है गालिब की राइटिंग, बहुत ही सीधी साधी, एकदम सीधे अंदर उतर जाने वाली। आशिक हूँ पर माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। अब बात रतन टाटा की। रतन टाटा के बारे में क्या ही बताऊंगा। रतन टाटा होना ही अपने आप में लेजेंड हो जाता है। रतन टाटा देश के रतन हैं। जिस चुटकी भर नमक पर हम विश्वास करते हैं, घर घर में, घरों में यही कहा जाता है, नमक कौन सा लेकर आओगे? टाटा। तो ये जो टाटा है, बस इसी में ही सब कुछ है, इसी में ही दमखम है। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुए थे। बहुत ही शर्मीले स्वभाव के हैं और सब कुछ, मतलब आज वो कहाँ हैं, वो टाटा नाम जुड़ा है जिनके साथ। बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं, कोलाबा में रहते हैं, किताबों और कुत्तों का शौक है उन्हें। उनके घर पर ढेर सारी किताबें हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं और शोर शराबे से दूर रहते हैं। शोशेबाजी जिसे कहा जाता है, दिखावा, उससे दूर रहते हैं और बहुत ही संजीदा आदमी है, बेहद संजीदा। लेकिन रतन टाटा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा होती है या होती रही है, वो है उनकी शादी। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कुंवारे रहना चाहते थे, वो शादी करना चाहते थे, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं बन पाई। और सबसे ज़बरदस्त वो पहला वाक़या है जब वो शादी करना चाहते थे। रतन टाटा ने सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और उनको लॉस एंजल्स में नौकरी मिल गई, अमेरिका लॉस एंजल्स में। बढ़िया था सब कुछ, बढ़िया घर था, गाड़ी थी। और यहीं पर वो मोड़ आया जो हर लड़के के जीवन में आता है। उनके ज़िंदगी में भी कोई लड़की आई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो की थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी दादी के कहने पर वो आर्किटेक्चर में चले गए। तो वहाँ पर भी अच्छी नौकरी थी, कोई समस्या नहीं, लड़की अच्छी थी।
लड़की के साथ वो 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे, सब कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ऑल सेट डन, सब कुछ बढ़िया। शादी की बात भी करीब करीब कमोबेश तय ही हो गई थी, लेकिन जिसे कहते हैं होनी को कुछ और मंजूर था। यहीं पर होनी ने अपना खेल दिखाया। अचानक उनकी दादी की तबीयत बिगड़ती है हिंदुस्तान में और उन्हें आना पड़ता है। वो दादी से अपने 7 साल से नहीं मिले थे। दादी की जिंदगी में अहमियत बहुत ज़्यादा थी। रतन टाटा नवल टाटा के दत्तक पुत्र हैं। नवल टाटा जिन्होंने टाटा की स्थापना की है, टाटा ग्रुप की, जमशेद जी टाटा उनके बेटे थे। तो दादी से नहीं मिले थे तो वो भारत आए, आना ही था। उन्होंने अपनी प्रेमिका से पूछा, उनके घर तक बात पहुंचाई कि क्या तुम चलोगी? तो पहले तो वो मना हुआ, नहीं हम नहीं जा पाएंगे। वो आ जाते हैं। इसके बाद जब वो आते हैं तो वो 1962 का दौर है। जब वो आ गए तब 1962 में इंडो चाइना वॉर छिड़ गया, भारत चीन युद्ध छिड़ गया। इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि उनके पिता से बात की कि लड़की को भेजेंगे, आप लोग आएंगे, किस तरह से शादी की बात आगे बढ़ेगी, कैसे हो पाएगा ये सब कुछ। तो लड़की के पिता ने न केवल भेजने से इनकार कर दिया बल्कि शादी की बात से ही मना कर दिया। तो रतन के वो मंसूबे ही क्या, लड़की का पिता ही मना कर देगा तो आपके पास बचेगा ही क्या? आप कर ही क्या सकते हैं? आप कुछ भी हो, आप रतन टाटा ही क्यों ना हो, आप जिद नहीं कर सकते। दुनिया में आप जिद सिर्फ खुद से कर सकते हैं, किसी और से नहीं। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ और उनकी पहली शादी, पहला प्यार, वो उन्हें मिल ही नहीं पाया। अगर एक बात ये कही जाए कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, तो मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे मुफीद लाइन यही है कि प्यार, मोहब्बत, शादी और रतन टाटा में कभी बनी नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही बार शादी ना करने का उनके जीवन में पड़ाव आया, 4 बार ऐसा हुआ। तो रिपोर्ट्स कहती हैं, मेरे रिपोर्ट्स में कई जगह सब मिलता है कि 4 बार वो ही फेल्ट इन लव, वो प्यार में पड़े, उन्हें प्यार हुआ, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। और 4 बार वो सीरियस थे। बहुत ही गजब की बात है, एक आदमी शादी करना चाहता है लेकिन उसकी शादी हो नहीं पाई। खैर, वजह जो भी रही हो, अंततः वो आज अकेले हैं और अपनी किताबों के साथ हैं, अपने थॉट्स के साथ हैं, और उन्होंने जो देश को दिया है वो अनबीटेबल है, वैसा कोई हो नहीं सकता। एक बात और कहते हैं, एक बार उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि शादी ना करने को लेकर आप क्या कहेंगे, तो रतन ने कहा था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन हाँ जो हुआ वो अलग अलग वक्त पे हुआ, और ये जो भी हुआ वो अपने तरह का था, कोई मलाल नहीं है। और आज भी जब इसमें शामिल लोगों को देखता हूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं अपने आप को वैसा ही पाता हूँ जो मुझे होना चाहिए। इस तरह से मैंने कुछ कहा था। एक बात और आती है कि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल, जी हाँ, सिमी ग्रेवाल, जिन्हें आप ने कर्ज में देखा होगा। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, सामने बैठी हुई है वो। राज कपूर की फिल्म में आपने देखा होगा, राज साहब की फिल्म में मेरा नाम जोकर, वो हैं सिमी ग्रेवाल। काफ़ी सारी फिल्मों में रही हैं, नमक खराब में रही हैं। एक शो भी आता था उनका, रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल। तो ऐसे भी चर्चे थे कि सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा की रिलेशनशिप है। एक बार एक अंग्रेज़ी अखबार को दिए इंटरव्यू में सिमी ने बताया था कि हाँ, कि ये इट्स ट्रू, और मतलब वो आदमी कैसे हैं। तो सिमी ने कहा था कि वो गजब के आदमी हैं, गजब के विनम्र आदमी हैं, पैसा उनके कभी सिर चढ़कर नहीं बोलता। ये मतलब ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा कुछ सिमी ने कहा था। बहुत ही एक वो आदमी जिसके साथ आप रहना चाहें।
लेकिन ठीक है, दो लोग एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ थॉट शेयर करते हैं, कुछ दूर चलते हैं, फिर नहीं चल पाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से अलग हो जाते हैं। यही लेजेंड्स की खासियत होती है। रतन आज भी रतन है और उनके काम बताते हैं कि वो रतन क्यों हैं। और उनका एक जो बहुत सारी चीज़ें हैं, टाटा नाम ही जैसे कहते हैं, टाटा का ठप्पा ही अपने आप में भरोसे की मिसाल है। तो उनका एक बहुत ही जैसे कहें कि आप दिल का काम था, और वो कि यार घर घर में कार हो, एक बहुत छोटे आदमी को भी कार मिल जाए। और इसकी कहानी उन्होंने एक बार बताई थी कि मैं, उस कार का नाम है नैनो, कि नैनो वो लॉन्च क्यों कर रहे हैं। तो एक बार उन्होंने देखा कि कोई फैमिली स्कूटर पे जा रही है और वो फैमिली, बारिश हो रही थी और वो भीग रही थी। ये उनको बड़ा गजब का लगा, क्योंकि उस फैमिली के पास कोई विकल्प नहीं था, नो ऑप्शन, उन्हें भीगना ही था क्योंकि स्कूटर था और जाना ज़रूरी था। बस वही पॉइंट था जब रतन टाटा को लगा कि नहीं, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, इनके लिए भी कुछ करने का बनता है। और बस उन्होंने भारत की उस समय सबसे सस्ती कही जाने वाली कार लॉन्च की, जिसे नाम दिया गया था लाख टकिया। 1 लाख में कार आपके घर होगी। अब वो प्रोजेक्ट कितना सफल हुआ, कितना नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन उनका थॉट यही था कि मैं घर घर में उन लोगों के घर में कार पहुंचा दूंगा जो बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वो 4 लोग बैठ सकते हैं, जो छत के नीचे बैठकर कहीं जा सकते हैं, उन्हें परेशानी ना हो। इतना आम आदमी का सोचने वाला रतन ही हो सकता है, देश का रतन ही हो सकता है। बस यही थी आज की दोनों कहानियां। दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को एक समान बुद्धि, प्रज्ञा, इंटेलेक्ट, जो भी आप कहें, उसने सबको एक समान दिया है। उसने आपको देने में कोई कोताही नहीं बरती, सबको एक साथ दिया है। हाँ, इस्तेमाल सब अलग अलग करते हैं, और आज हम जहाँ भी हैं, हमें जहाँ भी होना चाहिए, हम इसी बुद्धि के इस्तेमाल से वहीं पहुँच सकते हैं। हम किस घर में जन्म लेंगे, किस कुल में जन्म लेंगे, किस कोख से पैदा होंगे, ये हम तय नहीं करते। ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, यकीन मानिए, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ उसे है, ईश्वर को है। मैं तिवारी हूं, कोई दुबे है, कोई निगम होता है, कोई माइकल होता है, कोई कुछ होता है। 7 अरब पॉपुलेशन है दुनिया की, लेकिन सब अलग अलग हैं। कोई रशियन है, सब अलग अलग। एक तुक्का ही तो है किसी कोख से पैदा हो जाना। लेकिन हम क्या व्यवहार करेंगे, हम क्या होंगे, हमें क्या होना चाहिए, ये सिर्फ काफी हद तक हम तय कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कहां से कहां ले जा सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन वो रखना ही होगा एट एनी कॉस्ट। यदि कुछ करना है, कहीं जाना है, तो वो लाजमी है, यकीन मानिए। किसी को लगातार कोसना, कमियां निकालना, अपनी सराउंडिंग्स को बस यही कहना कि यार मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, इसे छोड़कर लगातार थोड़ा सा खुद को मांझिए, तराशिए और जरा सा अच्छा सोचिए। यकीन मानिए, बहुत कुछ पालेंगे। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।